सो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वो शुरू करते हैं और वो है आपका कि यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। You have to find equivalent inductance when two coils are connected in series and then the same coils are connected in parallel. Okay, so equivalent inductance. When coils are connected in series. ओके, तो ये है सो सपोज करिए आपके पास ये है आपकी पहली कॉइल, ये ठीक है। इसको जैसे ही ख़त्म हुई फिर यहाँ से आपने सेकंड कनेक्ट कर दी, ये देखिए, ठीक है जी। सो ये सपोज करिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस कॉइल का इंडक्टेंस L1 है और इस कॉइल का इंडक्टेंस L2 है, सेल्फ इंडक्टेंस इसको हम बोलते हैं। ओके, सो यहाँ ऊपर लिख लें एक्सप्रेशन फॉर, ओके, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। ओके, ये एक्सप्रेशन शब्द लिख लें यहाँ, EXP, एक्सप्रेशन फॉर equivalent inductance when coils are connected in series. Okay, so suppose करिए कि लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, consider two coils, let L1, L2, ये हैं इनके इंडक्टेंस ऑफ कॉइल्स। ओके, ठीक है, पहली का L1 है, दूसरी का कितना भी L2। ओके, और जो इनमें इनके क्रॉस EMFs हैं, इंड्यूस्ड EMFs, पहले के क्रॉस मान लेते हैं E1 है और दूसरी के क्रॉस कितना भी E2। सो E1, E2 मान लेते हैं, हाँ, इंड्यूस्ड EMFs अक्रॉस L1 एंड L2। ठीक है जी। सो टोटल EMF क्या हो जाएगा बिटवीन पॉइंट C एंड B, बिकॉज सीरीज में लगी हैं तो सीरीज में आपको पता है EMF पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। तो पहले के क्रॉस मैंने E1 मान लिया, दूसरी के क्रॉस मैंने E2 मान लिया। ओके, सो टोटल EMF और इंड्यूस्ड EMF बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, सो यह आ जाएगा, देखिए। सो E इज इक्वल टू बोल देते हैं उसको E1 प्लस क्या आ जाएगा E2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, सो मैंने बताया आपको कि जब रेजिस्टेंसेस को आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उनके क्रॉस क्या होता है, करंट सेम होता है। अब इन कॉइल्स में यहाँ पे चेंज वर्ड है, करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ओके, सो di/dt जो है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है, इन दोनों के क्रॉस जो सेम रहेगा। ठीक है, सो लेट di/dt क्या पढ़ेंगे इसको, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, सो इन बोथ कॉइल्स, क्या बोला मैंने अभी, इन बोथ कॉइल्स, इन तो ये जो di/dt है क्या करेगा, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। di/dt रिमेन्स कांस्टेंट। सेम कर लीजिए, कांस्टेंट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज इंड्यूस्ड EMF क्या होता है,
एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ पढ़ा है आपने, पूरे चैप्टर में यही तो है मेन चीज़। E इज इक्वल टू फैराडेज लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसमें E इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, माइनस बोलिए L डी आई अपॉन वाट डी टी, ये पढ़ा है आपने, ठीक है। सो यहाँ पे जो L है, L1 L2 तो इनके मैंने अलग अलग मान लिए हैं, और जो इक्विवेलेंट निकालना है वो है यहाँ पे L, ओके। तो यहाँ आपने लिख देना है वेयर जो आपका L है बेसिकली वो है, हाँ LS बोल देते हैं इसको, हाँ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है ये सर्किट का, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस या नेट इंडक्टेंस यू कैन से, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बोल दो या नेट इंडक्टेंस बोल दो, एक ही बात है, EQUIVALENT, ठीक है। सो यदि ये इक्वेशन आपकी 2 है तो सिमिलरली मुझे बताओ कि E1 क्या होगा, E1 हो जाएगा माइनस L1 डी आई अपॉन डी टी, तो सेम है, तो माइनस L1 डी आई अपॉन वट डी टी, एंड E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस L2 डी आई अपॉन डी टी, ठीक है जी। तो इसको आपने नंबर दे देना है 3, ठीक है, इसको नंबर आप बोल देंगे 3 यूजिंग 2 and 3 in 1, ठीक है। सो अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, देखो E की वैल्यू ये है, ये यहाँ पुट करिए, E1 की वैल्यू ये है, यहाँ पुट करिए, E2 की वैल्यू ये है, वो यहाँ पुट करिए, एंड यू विल गेट योर आंसर। सो पुटिंग 3 मैंने इन दोनों को बोल दिया, ठीक है, दोनों को इकट्ठा करके 3 बोल दिया। सो यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 in 1, so using equations 2 and 3 in 1, so you will get this E is equal to E1 plus E2 था, E की जगह क्या बोला मैंने लिखने को, माइनस LS डी आई अपॉन डी टी, ये भी जो LS है ये बेसिकली नेट का इंडक्टेंस, ओके, इज इक्वल टू माइनस L1 डी आई अपॉन डी टी, देखो ना डी आई अपॉन डी टी तो सेम है, हाँ, प्लस माइनस L2 डी आई अपॉन वट डी टी। सो अब यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एल डी आई अपॉन डी टी भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा एल एस इज इक्वल टू L1 प्लस L2, सो दिस इज योर आंसर। सो वही रिजल्ट आ गया, जो रेजिस्टेंस को जब सीरीज में जोड़ते हैं ना, तो दो रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज में है, तो आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यहाँ भी सेम ही है, ठीक है। सो ये था बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कि सीरीज़ में जब इंडक्टेंसेस को आप कनेक्ट करेंगे तो जो नेट इंडक्टेंस होगा वो सिंपली जो इंडक्टेंस सीरीज में जुड़े हैं उनका सिंपली सम हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 हैं तो L1 प्लस L2 हो जाएगा, 3 हो गए तो L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे कि जो इंडक्टेंसेस हैं पैरेलल में चले आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेशन फॉर लिख लें यहाँ, एक्सप्रेशन फॉर, ट्राई एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस when inductors are connected in parallel, inductors are connected in parallel। सो पैरेलल में भी रिजल्ट सेम ही आएगा, जैसे दो रेजिस्टेंस को हम ऐड करते हैं, जो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो नेट इंडक्टेंस क्या आता है आपका 1/R P इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ R की जगह L हो जाएगा, और क्या है कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है जी। सो ये बना आपका हेडिंग, ये बना आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे मान लो ये है आपका, यहाँ से करंट चला आई, ये पहली कॉइल थी ऐसे, और ये दूसरी कॉइल थी
ठीक है। ये तो इसके क्रॉस आपको पता है पैरेलल सर्किट में जो करंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सो यहाँ I1 चला गया, इसका इंडक्टेंस L1 था, और इस कॉइल में इधर को कितना करंट गया, इधर गया I1 और उधर गया I2। ठीक है, इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका L2 है, और यहाँ पर करंट जो था वो सो ये है। सो अब आपने यहाँ पे देखा कि पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जितना इसके क्रॉस होगा उतना इसके क्रॉस होगा, क्योंकि पैरेलल सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है। ठीक है, सो कंसीडर टू इंडक्टर्स इन पैरेलल, टू इंडक्टर्स इन पैरेलल, लेट L1, L2 क्या बोला था मैंने, इंडक्टेंसीज ऑफ इंडक्टर्स, सेल्फ इंडक्टेंसीज हैं ये, इंडक्टेंसीज ऑफ इंडक्टर्स। सो ये आ गया। ठीक है, सो I1 I2 करंट्स, उनमें करंट्स थ्रू L1 and L2, therefore टोटल करंट ऐड कर दो। टोटल करंट क्या हो जाएगा यहाँ से, I इज इक्वल टू I1 प्लस वट I2, ये होगा ना। ठीक है, टोटल करंट ऐड हो गया, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, बिकॉज di/dt चाहिए होता है यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो व्हाट विल गेट, d/dt लगा दो दोनों तरफ, di/dt इज इक्वल टू di1/dt प्लस di2/what dt। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो यदि हम आगे चलें तो हम बात करें कि इस इक्वेशन को 1 बोल दिया, अब पोटेंशियल डिफरेंस जितना यहाँ है उतना यहाँ आएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यदि यहाँ ई है तो यहाँ वी होगा। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस L1 and L2 is constant, is same. So according to Faraday law, Faraday's law क्या बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो क्या होता है, बोलिए, माइनस L/di क्या होता है dt। ठीक है, या पैरेलल में आपने निकालना है तो ये LP बोल देते हैं, फिर LP क्या है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, नेट इंडक्टेंस इसको बोलेंगे। सो आ गया इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, ओके, LP। सो यहाँ से आपने अब di/dt निकाल देना है, di/dt इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, माइनस E/what LP। अब मैंने बोला कि E तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E बोल दो यहाँ ब्रैकेट में, क्रॉस है वो सबके क्रॉस सेम ही है, L1 पे क्रॉस भी E है, L2 के क्रॉस भी E है, बिकॉज पैरेलल सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सेम होता है। ठीक है, सो अब इसको बोल देते हैं सिमिलरली di/dt क्या होगा बताओ, पहले इंडक्टर के क्रॉस चले हैं तो E तो सेम है, तो उसका इंडक्टेंस कितना है L1, वैसे di2/dt क्या होगा बोलो, दूसरे के क्रॉस चलो तो माइनस ई तो सेम है लेकिन इंडक्टेंस क्या है उसका L2। सो ये हो गया बोलने का मतलब। ठीक है, ये सारी को इक्वेशन नंबर 2 बोल दो इसको, ये। सो यूजिंग 2 in 1। ठीक है, सो 1 आपको पता है क्या थी,
ठीक है। तो ये लिखना आपने डी आई पॉन डी टी की जगह, ये ई माइनस ई पॉन एल पी माइनस ई पॉन एल वन माइनस ई पॉन एल टू, ऐसे डी आई वन डी आई टू, डी आई वन पॉन डी टी डी आई टू पॉन डी टी, ये वैल्यूज हमने पुट कर देनी है वन में। तो वन आपकी आपको पता है क्या थी, ठीक है, ये थी वन आपकी, देखो ये तो यहाँ इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। सो using 2 in 1, so what was 1 di upon dt, di upon dt क्या था, माइनस e अपॉन वट एल पी इज इक्वल टू, ई तो सेम है, माइनस e अपॉन वट एल वन माइनस ई अपॉन वट एल टू। सो चीज़ सेम है, वो कैंसिल हो जाएगी, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एल पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एल वन प्लस 1 अपॉन एल टू। तो ये आता है, और यदि इसका एलसीएम लेके इसको उल्टा किया जाए तो एलपी कितना आ जाएगा, ऊपर प्रोडक्ट हो जाता है और नीचे क्या होता है, सम हो जाता है, L1 प्लस L2, समझे। सो ये था कि इंडक्टर को जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो रेजिस्टेंस की तरह ही आंसर आता है, बस ये रखिए ध्यान, वहाँ आ था यहाँ एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन थी। सो यदि नेक्स्ट चलें हम, तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, तो न्यूमेरिकल ये देखिए, ये न्यूमेरिकल यहाँ से ये ले लेते हैं, देखिए जैसे अभी जो क्वेश्चन कराया उसका न्यूमेरिकल देखिए आप, ये ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये पढ़िए, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ 3 इंडक्टर्स, 3 इंडक्टर हैं यहाँ पे, देखिए देखिए, पहले का इंडक्टेंस ये दिया हुआ है, दूसरे का दिया हुआ है, तीसरे का दिया हुआ, इंडक्टेंस का हेनरी होता है, आपको पता है, ठीक है। तो एक्स और वाई पॉइंट्स के बीच नेट इंडक्टेंस निकालना है। तो L2 और L3 कैसे लगे हैं पैरेलल में, तो यहाँ लिख लेंगे आपकी एज L2 एंड दूसरा कौन सा नीचे कोई L3 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में भी बताया मैंने, देयरफॉर पैरेलल में क्या हो जाता है, ऊपर प्रोडक्ट, नीचे ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे आपने उनको ऐड कर देना है, ठीक है। पुट दी वैल्यूज़, L2 L3 कितने हैं 0.5, सो 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 0.5, ठीक है। सो ये बन जाएगा 5 0.25 आ जाएगा हेनरी। हेनरी इज़ द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ओके। सो अब इन दोनों का एक बन गया, देयरफॉर फिगर छोटा हो गया, फिगर रिड्यूसेस टू, ये फिगर बनाइए कैसे बनेगा। अब देखो ये पॉइंट एक्स है, इसके क्रॉस ये कॉइल लगा है, ठीक है। सो ये और इन दोनों का भी एक ही रह गया, अब ये पॉइंट वाई है और ये पॉइंट एक्स है, ठीक है। और ये L1 है और ये LP आ गया, ठीक है, 0.25 हेनरी, और ये 0.75 है। अब ये दोनों कैसे हैं, नाउ L1 एंड LP आर इन सीरीज, तो व्हाट इज आंसर। यदि ये सीरीज में है तो आंसर हो जाएगा LS इज इक्वल टू, ऐड हो जाएंगे L1 प्लस LP। सो L1 कितना है 0.75, सो 0.75 प्लस 0.25 LP ये है। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 1 हेनरी। तो 1 हेनरी इज द आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। सो अब मैं क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको थोड़े से, ये चैप्टर पहला ख़त्म है, अब इसके थोड़ा क्वेश्चन है और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और बस ये ख़त्म है फिर, ठीक है। सो अभी देखिए नेक्स्ट, देखिए ये है, देखिए नेक्स्ट शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पहले हम न्यूमेरिकल्स को ले लेते हैं थोड़े से। सो ये देखिए आपका ये है न्यूमेरिकल कुछ ये सॉल्व न्यूमेरिकल है, इसको देखिए यहाँ पे, ये देखिए वेरी सिंपल, देखिए। सो इस न्यूमेरिकल में आपको क्या दिखा यहाँ पे, ये देखिए पढ़िए, एक कॉयल हैज इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी, देखिए 5 मिली हेनरी इंडक्टेंस है उसका, मिली मीन्स 10⁻³ एल की वैल्यू दी हुई है। इफ़ करंट इन इट चेंजेस फ्रॉम 0.1 एम्पियर टू 4.1, अच्छा कोई चीज़ 0.1 एम्पियर से 4.1 चली गई तो चेंज कितना हुआ, चेंज के लिए इसको इससे माइनस कर देंगे, 4.1 माइनस 0.1 वो DI आ जाएगा, करंट चेंज हो रहा है यहाँ पे, चेंज इन करंट को DI बोल लेंगे, ठीक है, समझे। सो यहाँ पे कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF, तो एल की वैल्यू दी हुई है, देखो बड़ी सिंपल, DI अपॉन dt क्या बताया मैंने, चेंज इन करंट, चेंज इन करंट कैसे करेंगे, फाइनल कितना करंट
और इनिशियल कितना करंट, इन दोनों को माइनस कर दो, ये माइनस कर दिए अपॉन ये जो चेंज हुआ करंट में, ये जो चेंज आया ये कितने टाइम में आया, 0.5 सेकेंड्स में, यहाँ पुट कर दो। तो ये बन गया 4/0.5, तो ये आ गया 4 × 10/5, ठीक है जी। तो ये आ गया 8, और ये di/dt है, ये देखो di/dt है, di/dt मीन्स डी का क्या नोट होता है एम्पियर, और टाइम का सेकेंड, तो एम्पियर पर सेकेंड, ये देखिए। तो ये आ गया आपके पास di/dt। अब आपको इंड्यूस ईएमएफ पता है, ये लिखा आपने इंड्यूस ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ही लिखा है, या माइनस होता है ना वैसे, तो इसका मॉडुलस लेना है, मॉडुलस मीन्स टेक ओनली पॉजिटिव साइन, ओके। सो एल di/dt, और एल की वैल्यू कितने हेनरी है, देखो ये 5 मिली हेनरी। सो एल बेसिकली 5 मिली हेनरी है, तो मिली मीन्स 5 × मिली मीन्स 10⁻³ दिस इज हेनरी। तो एल की वैल्यू आपने ये पुट करनी है यहाँ पे, तो ये देखो पुट कर दी, ये एल की वैल्यू है ये वाली, और फिर di/dt पहले निकाला हुआ हमने 8, इसकी जगह 8 पुट कर दिया और मल्टीप्लाई किया, और ये आ जाएगा 40, सॉल्व करेंगे ना आप इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास 40 × 10⁻³ अब 10⁻³ को मिली बोल सकते हैं, तो 40 मिली वोल्ट। इंड्यूस में पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, तो वोल्ट इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से आपने कर लेना है, ओके। और देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए ये हो गया, अब हम ले लेते हैं इसको, चलो एक और ये सॉल्व है, इसको देख लेते हैं। ये पढ़िए क्वेश्चन। सो ये देखिए बड़ा सिंपल है, पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल मीन्स एम दिया हुआ है, ये देखो इतना हेनरी। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर है, देखो 0 से 20 एम्पियर चला गया करंट, तो चेंज कितना हुआ 20 - 0, और कितने टाइम में हुआ है चेंज 0.5 सेकेंड। सो डी टी की जगह लिखना है आपने 0.5, ओके। सो व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद दी अनदर कॉइल। इसमें पता है आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, एक कॉइल में करंट चेंज होता है तो दूसरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ऐसा ही है ना। एक में यदि करंट चेंज होगा तो दूसरी में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि एम कितना दिया हुआ है, ये लिख दिया एम 1.5 हेनरी। चेंज इन करंट मैंने बताया कि 0 से 20 एम्पियर गया है ये, तो 20 - 0 कितना आ जाएगा भाई 20 एम्पियर, तो डी आई की जगह क्या लिखेंगे 20 एम्पियर, और डी टी ये जो चेंज हुआ कितने टाइम में हुआ 0.5 सेकेंड में। और मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख रहे हैं, तो यहाँ नेगेटिव साइन गायब है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी आ गया देखिए, ठीक है। तो एम की वैल्यू पुट करिए, एम यहाँ सिंपल है 1.5, डी आई की वैल्यू देखो 20 निकाली आपने, यहाँ पुट कर दी, और ये जो चेंज हुआ 0.5 60 वोल्ट आंसर आ गया। तो ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसमें पूछा क्या बेसिकली, फ्लक्स में चेंज पूछा है। फ्लक्स में चेंज क्या होता है, अब इज इक्वल टू आपको पता है d/dt होता है, ठीक है। तो यहाँ से d5 कितना आ गया ई डी टी, और ये आपने निकाला कितना वोल्ट निकाला भी, ई 60 भरी है। और ये जो चेंज हुआ था कितने टाइम में हुआ था, बोलिए जोर से 0.5, तो 60 का हाफ कितना होता है 30, और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है वेपर, ये आंसर आ गया, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन की चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालिए। तो वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स है, आपको फॉर्मूला, यदि आपने फॉर्मूला याद कराया तो बड़े सिंपल है न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर, ओके जी। सो ये भी हो गया, आगे चलते हैं और बात करते हैं, और एक और न्यूमेरिकल उठाते हैं, और ये है वो न्यूमेरिकल, देखिए ये लो जी, ये आगे न्यूमेरिकल, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब इसको उठा लेते हैं, ये वाला है, पढ़िए। सो दिस इज न्यूमेरिकल, नाउ लेट्स सॉल्व इट। कंप्यूट द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर ए गिवन पेयर ऑफ कॉइल्स इफ इंक्रीज इन करंट फ्रॉम 2 एम्पियर टू कितना एम्पियर करंट इंक्रीज हुआ, कितने टाइम में हुआ, और इसके वजह से इंड्यूस में कितना प्रोड्यूस हुआ 1 वोल्ट। क्या निकालना है, कंप्यूट का मतलब निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो गिवन डाटा क्या क्या है यहाँ पे, स्टार्ट हेयर क्या क्या गिवन, चेक इट, ओके। हेयर डी आई बोलिए कितना होगा, चेंज इन करंट 2 से 6 पे चली गई कोई चीज़, तो 6 - 2 बोलो कितना एम्पियर 4 एम्पियर, ये हुआ चेंज। और ये चेंज कितने टाइम में हुआ है, डी टी कितना टाइम, बोलिए कितना टाइम होगा चेंज 0.1 एम्पियर, लिख दीजिए 0.1 एम्पियर, ठीक है जी। सो ये देखिए ये टी टी आ गया,
ठीक है। तो कितना इंड्यूस प्रोड्यूस हुआ कॉयल में, इंड्यूस मीन ई की वैल्यू कितनी है 1 वोल्ट, ठीक है, लिख दिया मैंने 1 वोल्ट। निकालना क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर ए गिवन पेयर ऑफ कॉइल्स। सो क्या रिलेशन होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई इज इक्वल टू, तो लिखेंगे फॉर्मूला यदि पता है तो, ई इज इक्वल टू क्या बोलो, म्यूचुअल इंडक्टेंस मैग्नीट्यूड ही लेंगे यहाँ पे, टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली, एम डी आई अपॉन वाट डी टी, ठीक है। तो यहाँ से एम निकाल लो। सो एम इज इक्वल टू वी मैग्नीट्यूड ऑफ ई अपॉन वाट डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। ये 1 वोल्ट है, पुट करिए 1 अपॉन डी आई 4 डी टी ऑन 0.1, सो आ जाएगा इज इक्वल टू 0.1 ऊपर चला जाएगा अपॉन 4, ठीक है। सो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 40, और क्या नोट होता है भी एम का, हेनरी। सो दिस इज द आंसर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा इस केस में, इस क्वेश्चन में, उस कॉइल का, उन कॉइल्स का, पेयर ऑफ कॉइल्स होता है ना म्यूचुअल इंडक्टेंस में, 2 कॉइल्स होती हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस उनका ये आ जाएगा। यही फॉर्मूला आपको पता है, बिकॉज यही फॉर्मूला आपका सेल्फ इंडक्टेंस के लिए भी लगता है, यहाँ इनकी जगह एल हो जाएगा। तो इसमें कितनी चीज़ें गिनो, 1 2 3 4 चीज़ें, 3 दी होती हैं, एक पूछी होती है, सिंपल एंड न्यूमेरिकल, कोई इसमें यूनिट वगैरह का ध्यान रखिए। सो ये आ गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये भी हो गया, ये नहीं हुआ, इसको करते हैं अभी। सो ये देखिए पढ़ी, इसमें 2 क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू ए स्पार्क कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, 1000 टर्न्स। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसमें करंट नहीं चेंज हो रहा है। मैंने 3 चीज़ें बताई थी, देखो फाई क्या होता है बेसिकली, बी ए कॉस थीटा ना। मैंने बोला था कि इस पूरे चैप्टर में क्या हुआ, बेसिकली हुआ क्या, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से कुछ चीज़ हुई, एंड व्हाट वाज दैट, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट, जब जब चेंज होगा तब तब क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। सो यदि यहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज होने के 3 तरीके बताए थे मैंने, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो सर्किट में, सर्किट का एरिया फील्ड के अंदर चेंज कर दो, या ये जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है थीटा, इसको चेंज कर दो। तो इन 3 चीज़ों के चेंज होने की वजह से ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसकी वजह से ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये आपको पता था। तो क्वेश्चन आगे उठता है कि अब यहाँ क्या चेंज हुआ, लेट अस चेक। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और 1 वेबर से 0 पहुँच गया, डिक्रीज हुआ, मतलब 1 थी कोई चीज़ 0 पे चली गई, ठीक है। सो शुरू में जो मैग्नेटिक फ्लक्स था, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, पहले तो ये लिख दो, नंबर ऑफ टर्न्स एन बोल देते हैं इनको, कितनी है बोलो, 1000 है, लिख दिया। फ्लक्स चेंज हुआ, सो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, डी फाई फ्लक्स चेंज को डी फाई बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स फाई 2 माइनस वाट फाई 1, तो फाई 2 कितना हो गया बोलो जरा, 1 वेबर से 0 चला गया तो फाइनल 0 हो गया जाके, और शुरू में कितना था 1 था, सो इट इज़ -1, ये आ गया वेबर। और ये सारा का सारा काम कितने टाइम में हुआ बोलो, 1/10, सो डी टी कितना है यहाँ पे 1/10 सेकेंड्स, ठीक है। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। सो फैराडे लॉ बोलता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस एल जी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ आपको फ्लक्स चेंज का फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट वही लगाना है आपने, डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, माइनस डी फाई अपॉन वाट डी टी, यही आपका फैराडे लॉ है, पढ़ा है आपने कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, निकालिए कितना, पुट दी वैल्यूज़। और एक और चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे यदि नंबर ऑफ टर्न्स यदि कॉइल में एन है, एक टर्न की वजह से इतना हुआ, तो एन की वजह से एन टाइम्स हो जाता है, रखें थोड़ा ध्यान, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इस बात। क्या बोला मैंने, यदि एक टर्न थी कॉइल में, सर्किट में एक ही टर्न थी, यदि ओनली 1 टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो फिर उन टर्न्स की वजह से इंड्यूस उतना टाइम्स ही हो जाता है, तो ये है यहाँ बात, तो -n, ठीक है।
और फिर E इज इक्वल टू माइनस एन, पुट द वैल्यू ऑफ एन 1000. ओके, व्हाट इज फ्लक्स चेंज -1 एंड व्हाट इज dt 1/10. तो माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे ये बन गया, कितना बन गया 10 ऊपर चला गया और आगे 1000 है, ठीक है, और आंसर आ जाएगा वोल्ट में, और 1000 को किलो बोलते हैं, तो आ जाएगा 10 किलो वोल्ट, किलो छोटा के होता है वोल्ट, ये इतना इंड्यूस टाइम प्रोड्यूस हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए 10 किलो वोल्ट, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, और इसी में फिर हम दूसरा कर लेंगे, तो ये आपने यहाँ से नोट कर लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई थी, फ्लक्स चेंज निकालिए, dt निकालिए, और एक टर्न की वजह से यदि इंड्यूस d5 ऑन dt होता है तो n टर्न्स की वजह से n टाइम्स हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाता है, पुट दी वैल्यूज गेट योर आंसर, ठीक है जी। सो यही हम दूसरा क्वेश्चन भी कर देते हैं अभी। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, रीड इट, सामने है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि ये है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है पढ़िए, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए 100 स्क्वायर सेंटीमीटर सर्कुलर कॉयल हैविंग कितनी टर्न्स है, बोलिए 100 टर्न्स, व्हेन द कॉयल इज टेकन टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी मीन्स बी की वैल्यू कर रहा है वो, बी चेंज हो रहा है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ था, ऊपर वेबर किसका यूनिट होता है, फ्लक्स का, फ्लक्स चेंज हुआ था। टेस्ला किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बी को। तो इस क्वेश्चन में बी चेंज हो रहा था, मैं ये बता रहा था कि फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में खुद चेंज हुआ, इस क्वेश्चन में ये चेंज होगा, लेकिन किसके चेंज होने से, बी के चेंज होने से, पे रखें ध्यान। सो दूसरे क्वेश्चन का जो यहाँ पे है कि ये इतना चेंज हुआ इतने टाइम में, वोट दी वैल्यूज हेयर, क्या क्या दिया सॉल्व, हाँ बोलिए ज़रा। सर्कुलर कॉयल है इसमें, देखिए सर्कुलर कॉयल है तो उसका एरिया कितना है, लिख देते हैं 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, आंसर जो है बेसिकली वोल्ट, वोल्ट ऐसा यूनिट होता है, तो इसका जल्दी से आप वो बना लीजिए, सेंटी को गायब करिए यहाँ से, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटी का मतलब क्या होता है अभी 10⁻⁻2 और मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 10⁻⁻2 स्क्वायर भी है ना, और आगे क्या है मीटर स्क्वायर, सो ये आ जाएगा आपका 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बोलिए, 10⁻2 हो जाएगा, 10⁻2 ही रह जाएगा यहाँ पे, तो ये लिखना आपने मीटर में, ए की वैल्यू, ठीक है। आगे क्या हुआ, व्हेन द कॉइल इज टेकन टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, हाँ मतलब मैग्नेटिक फील्ड, पहले वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं थी, सो B1 क्या हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा, और फिर उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले गए, और कितनी मैग्नेटिक फील्ड में ले गए, B2 जो है वो 0.1 टेस्ला, कितने टाइम में, कितना टाइम लगा उस फील्ड में जाने के लिए, फील्ड में कितना टाइम, 0.1 सेकेंड, ठीक है जी। अब आप जल्दी से बताइए कि क्या फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, E इज इक्वल टू क्या होता है, -d5/dt, और फाई मैंने आपको बताया है, फाई क्या होता है, फाई फ्लक्स होता है B इंटू ए, पे आ जाएगा -d/dt, करिए करिए जल्दी बोलिए, इसको वैसे लिख सकते, देखो 5 माइनस आ गया ना, ये लेंज़ लॉ वाला माइनस है, ठीक है। फ्लक्स चेंज क्या होता है, 5 2 माइनस क्या होता है 5 1, और सारा का सारा टाइम कितना है dt, जो चेंज हुआ dt टाइम में हुआ, तो फ्लक्स चेंज, फ्लक्स होता है 5 = ba, तो बन जाएगा, हाँ ये ऐसे आएगा, माइनस है ये, सो -5 क्या होता है ba, तो बन जाएगा B2a, और ये बन जाएगा इनिशियल B1a, बिकॉज 5 होता है ba, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया अपॉन dt, ये ठीक है, तो ये माइनस था ऐसे, ये बस पुट दी वैल्यू नाउ, सो इज इक्वल टू ए तो बाहर आ जाएगा, -a, अंदर क्या बचा बोलो, B2 - B1 अपॉन वाट dt, आ गया अपॉन dt, पुट दी वैल्यूज, बोलिएगा आंसर, -a मीन्स ये 10⁻2
और ये जो फील्ड थी B2 0.1 और B1 मीन्स 0 एंड TT सारा का सारा चेंज कितने टाइम में हुआ, व्हाट इज़ TT 0.1। सो ये देखो ये 1 नहीं बचेगा अंदर, 0.1 नहीं बचेगा। सो आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -2। सो आ जाएगा लगभग लगभग नहीं पूरा पूरा कितना आएगा देखो, नेगेटिव साइन रहेगा, यस। तो -1 वोल्ट आ जाएगा। कैन कैलकुलेट इट, वेरी सिंपल। सो दिस इज द आंसर, यस। 10⁻² और नीचे 0.1 इंटू 0.1 दो बार आ गया तो 1/10, 10⁻², और 10⁻+2 1 आ जाएगा और नेगेटिव में रहेगा। इतना इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस हो जाएगा उस सर्कुलर कॉइल में। तो ये था। तो इसमें ध्यान रखें कि इसमें क्या चेंज हुआ है, बताइए मेरे को। बी चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई इसमें। मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, तो बी मतलब 0 से उसको इस फील्ड में ले गए। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इंक्रीज हुई सर्कुलर कॉइल में। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई तो फ्लक्स भी इंक्रीज हुआ। तो फ्लक्स होता है क्या है, ये चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स बेसिकली BA होता है, तो B2A माइनस B1A। पुट द वैल्यूज, गेट योर आंसर। ओके, सो ये था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हो गया, ये है, ये भी हो गया शायद, है ना। ये हो गया 2 क्वेश्चन, अभी तो हुआ ये हो गया। ये क्या है, इसको देखें ज़रा। अच्छा, ये भी सिंपल है, यू कैन डू इट। पढ़ो। perpendicular component of external magnetic field through a 10 टर्न कॉइल। 10 टर्न्स हैं ये, 10 टर्न है कॉइल में। रेडियस इतनी है देखो, मिली 10⁻³ लिख देंगे। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 से कितना टेस्ला हो रही है, कितना टेस्ला हो रही है, 18 टेस्ला। कितने टाइम में हो रहा है काम, तो ल्यूसियन निकालिए। तो यहाँ पे जो गिवन है वो लिखते जाओ फटाफट। हेयर बोलो, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 10। ओके, रेडियस कितना है कॉइल का, बोलिए जल्दी। 10⁻50 मिलीमीटर। तो 50 मिलीमीटर मीन्स व्हाट, 50 इंटू 10⁻³ मीटर, यही होगा। चलिए, ये हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना है, शुरू में 0 है। और मैग्नेटिक फील्ड नई फील्ड कितनी इस फील्ड में ले गए, बड़ी हुई फील्ड 18 टेस्ला। और ये सारा का सारा टाइम DT कितने टाइम में होगा, बोलिए जल्दी। 3 सेकंड में। क्या निकालना है, यूज बोलिए फॉर्मूला। एज इज इक्वल टू, बोलिए फटाफट, -n टाइम्स बताया था मैंने, d5 ऑन वाट, dt इज इक्वल टू -n ∅2 माइनस क्या बताया था, ∅1 अपॉन क्या भाई, dt। अब इसको आप यहाँ करते जाइए फटाफट। E इज इक्वल टू -n ∅2 बताया था मैंने, B2A। कॉइल करिए तो सेम रहेगा, B1A। ठीक है जी, अपॉन dt करते जाइए। E इज इक्वल टू -n, A कॉमन आ गया बाहर को, अंदर क्या बचा, B2 माइनस B1 अपॉन वट, dt अपॉन dt। ओके, सो पुट द वैल्यूज नाउ। कैसी कॉइल है, लेट अस चेक। इट इज टर्न्स है, उसमें तो कॉइल सर्कुलर है। सर्कुलर कॉइल का एरिया कितना होगा, πr²। तो बन गया -n इंटू πr²। और फिर ये बना फॉर्मूला, पुट करें। अब करेंगे पुट वैल्यूज़ अपॉन क्या है, dt। पुट द वैल्यूज़। E इज इक्वल टू -n, ये देखिए n की वैल्यू 10, -10 पाई की वैल्यू 22/7 भर दो। r की वैल्यू ये भर दो, 50 इंटू 10⁻³ 50 इंटू 10⁻³ B2 18, ये देखिए 18 -0। और ये चेंज जो हुआ, इंक्रीज हुआ, कितने टाइम में हुआ, dt कितना है बोलिए, 3 सेकेंड इंटू 3। सो इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट दिस, ये -0. माइनस तो यहाँ रहेगा देखो, ये तो -0.47 वोल्ट आ जाएगा, -0.47 वोल्ट। ठीक है, और क्या पूछा, सेकंड पार्ट। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सो सेकंड पार्ट में करंट पूछा शायद। सो दिस इज पार्ट 2 नाउ। ये तो करंट पूछा है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट क्या हो जाएगा, E/R। R ये दिया है यहाँ, तो बात बन गई। यस, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल 2 ओम।
यहाँ लिख देना, रेजिस्टेंस भी दिया था कितना ओम भाई, 2 ओम। सो बस पुट करिए, माइनस ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, माइनस मैग्नीट्यूड लेना है आपने, और टेक ओनली मैग्नीट्यूड नो, ठीक है। तो ये आर कितना था बोलो यार, आर कितना था, 2 ओम, ये आ गया। सो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि जब भी करंट निकालना है तो मैग्नीट्यूड ही लें हमेशा। सो 0.47 भर दें यहाँ, ई की मैग्नीट्यूड टेक ओनली पॉजिटिव साइन, 0.47 अपॉन आर इज 2। सो इज द आंसर 0.235 एम्पियर। सो ये था इंड्यूस करंट निकल गया और ये इंड्यूस डीएमएफ निकल गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, और देखते हैं कोई और क्वेश्चन भी बचा है क्या। ये थे, ठीक है जी। सो ये हो गया, और अब थोड़े से आगे बढ़ें तो ये हो गया क्या, हाँ हो गया ये कि अब थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं, 2-3 और क्लोज करते हैं फिर। ये देखिए अभी आ गया क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है देखिए, ठीक है। सो मेरे को यहाँ बैठना पड़ेगा इधर आके, चलिए इधर अच्छे लग रहे हैं, इधर ठीक है। चलिए अच्छा, आप देखते रहिए आप, और ये क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व है यहाँ, आपने समझना है सिर्फ, लिखे यहाँ से लेना, मैंने लिख दिया सारा कुछ पहले, सारा रेंज्ड है आपके लिए पहले ही, ठीक है। सो ये देखो फिक्स हो गया, अब नहीं लेगा ये। चलिए पढ़िए, अब एक कॉपर रिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कॉपर रिंग है, ये दिख रहा है आपको भी, कॉपर रिंग, ठीक है। ये है कॉपर रिंग, ये कॉपर मीन्स कंडक्टर, ये सर्कुलर कॉइल की तरह है। इसको हॉरिजॉन्टली रखा है, ठीक है, ऐसे रखा है, ऐसे हॉरिजॉन्टली, ये देखो ऐसे, ठीक है। और ये मैग्नेट ऊपर से लाया जा रहा है इसकी तरफ, ऐसे, समझ रहे हैं बात, ये ऐसे, ठीक है। ये ऊपर से मैग्नेट ला रहे हैं, ठीक है। हेल्ड हॉरिजॉन्टली एंड ए बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड थ्रू द रिंग विद इट्स लेंथ अलोंग द एक्सिस। ये इसकी एक्सिस है, तो इसकी एक्सिस के अलोंग इस बार मैग्नेट को नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं। जब भी कोई बॉडी ड्रॉप होती है फ्रीली फॉलिंग बॉडी की तरह, जब ड्रॉप बोल दिया इसका मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, इसका मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो जी के बराबर होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जैसे आप सिंपल इस पेन को ड्रॉप कर दो, तो ये ड्रॉप कर दिया मैंने, ड्रॉप कर दिया, छोड़ना है मतलब ऐसे सिंपली छोड़ना है, देखो ये मैंने छोड़ दिया, इसको इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, ए इज इक्वल टू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे ही इस मैग्नेट को छोड़ा गया, जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये इस मैग्नेट को नीचे की तरफ छोड़ा गया, लेकिन छोड़ा कहाँ गया, देखो ये इसकी एक्सिस तो ये है, ये इस एक्सिस के अलॉन्ग इसको नीचे को छोड़ा गया, छोड़ा गया मीन्स ड्रॉप किया गया, ये बोल रहा है। तो पूछ रहा है कि जो इसकी फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है तब तो इसकी एक्सेलरेशन जी के इक्वल होनी थी, तो पूछा एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन और लेस दैन दैट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी, इसकी जो एक्सेलरेशन होगी, इसकी जो एक्सेलरेशन होगी क्या वो जी के इक्वल होगी, क्या वो ग्रेटर दैन जी होगी, या वो लेस दैन जी होगी, ये पूछा जा रहा है। तो यदि आपने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा है तो इट्स वेरी सिंपल। देखिए ये जो लूप की तरफ जब भी कोई मैग्नेट आता है, और कौन से पोल है, साउथ पोल आ रहा है इसकी तरफ इसका, तो आपको पता है कि इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस करंट जो होता है वो इसकी मोशन का अपोज करेगा, तो उसको मोशन का विरोध कैसे होगा, ये मेरी तरफ ना आए, ये लूप बोलेगा ठीक है मेरे में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया, लेकिन ये मैग्नेट की मोशन का अपोज करेगा, तो साउथ पोल था इसका कॉइल की तरफ, रिंग की तरफ कौन सा पोल था, साउथ। तो इसका मतलब इस साउथ पोल के अपर, सॉरी ये जो लूप है इसके अपर फेस पे कौन सी पोलैरिटी होगी, साउथ, और जो नीचे की तरफ फेस होगा उस पर कौन सी होगी, नॉर्थ, तभी होगा अपोज। साउथ में रिपल्शन होता है, रिपल्शन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसको इसकी तरफ आने से रोकेगा कौन, ये लूप, ये जो कॉपर का रिंग है ये इसको अब इसकी तरफ आने से रोकेगा, अपनी तरफ आने से रोकेगा मैग्नेट को, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैग्नेट जब इसकी तरफ मूव करेगा तो इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, वो अकॉर्डिंग टू लेंज़ीज़ लॉ ऑफ इंड्यूस करंट इस मैग्नेट की मोशन का अपोज करेगा। उस मैग्नेटिक मोशन को अपोज करने के लिए इसके अपर फेस पे कैसी पोलैरिटी शो करेगा, साउथ पोलैरिटी। मतलब इस लूप में इंड्यूस करंट आएगा, यदि आप मैग्नेटिक तरफ से देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक तरफ से देखेंगे तो आपको लगेगा कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, ठीक है। तो कौन सी पोलैरिटी होती है, साउथ। और कोई नीचे से देखेगा इसको तो उसको एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। ऑब्जर्वर यदि ऊपर है तो करंट की डायरेक्शन लगेगी क्लॉकवाइज इस लूप में,
और नीचे से देखेगा कोई तो उसको लगेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो नीचे वाले फेस ने कौन सी पोलैरिटी शो करी, नॉर्थ, और ऊपर वाले फेस ने कौन सी करी, साउथ। अब साउथ साउथ में क्या होगी, रिपल्शन, हो गया अपोज। तो मैग्नेट को यहाँ यहाँ उसकी मतलब फ्रीली यदि अपोज होगी तो मैग्नेटिक मोशन तो नीचे की तरफ थी, फ्रीली फॉलिंग था ये, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग था। तो ये लूप ऐसे बिहेव करेगा कि उसको ऊपर की तरफ रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो एक्सेलरेशन जो है वो लेस देन क्या हो जाएगी, जीरो से। समझे बाद में, तो ये लिखा है, पढ़ लो यहाँ से। एज द मैग्नेट एन एस अप्रोचेज द रिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द रिंग चेंजेस। चेंजेस के बाद ना ब्रैकेट में लिखना, जैसे जैसे मैग्नेट्स की तरफ आएगा तो ये इंक्रीजेज ब्रैकेट में है ये, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दी रिंग इंक्रीजेज। जब भी मैग्नेट की तरफ आएगा तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में बढ़ेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दी रिंग इंक्रीज ही होगा, बढ़ेगा। चेंज होगा तो चेंज कौन सा, इंक्रीज है, डिक्रीज है, इंक्रीजेस। तो क्या प्रोड्यूस होगा, हैंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, और यू कैन से हैंस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ऐसे लिख सकते हैं। बाय लेंज़ लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट। तो अपोज होने के लिए फिर जो रिंग है इसके अपर फेस पे कौन सी पोलैरिटी आएगी, साउथ। साउथ साउथ में रिपल्शन होगी। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है यहाँ मैग्नेट, उसकी मोशन थोड़ी सी अपोज होगी, मीन जो उसकी एक्सेलरेशन है वो इक्वल टू जी नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी, लेस देन जी। therefore acceleration of the magnet becomes smaller than g, full stop। अच्छा क्वेश्चन था, समझ आ गया, नोट कर ले। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। इधर देखें, इधर ख़त्म हो गए शायद है, या ये भी हो गया, ये सारे हो गए, ठीक है, ओके हो गया। तो बार बार क्यों आ रहा है भैया, ये वाला देखिए अब, ये देखिए अब थोड़ा सा समझने की बात है, इसको समझना है आपने बड़े ध्यानपूर्वक। और ये देखिए, इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, ये भी मैं आपको अभी समझा रहा था, बिल्कुल वैसा ही है। तो ये समझने वाले क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है सारे, ठीक है। सो यहाँ पे आप पहले तो ऐसे करें कि यहाँ पे क्यू लिख दें, क्वेश्चन है ये। सो गिव द डायरेक्शन इन विच द डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन द वायर लूप। ये लूप है ऐसे, सस्पेंडेड है, ये लूप है ऐसे। इस लूप में यदि मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा है ऐसे, ये एन है, ये एस है, ठीक है। सो यदि मैग्नेट की तरफ आ रहा है तो आपको पता ही है इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट। तो डायरेक्शन क्या होगी इंड्यूस करंट की, वही बार बार, ठीक है। तो यदि ये लूप ऐसे है, ये देखिए ये, ठीक है, ये दिख रहा है आपको लूप ये। तो मैं इसकी तरफ मैग्नेट को लाऊंगा ना, ये देखिए ये लूप में जहाँ अगली बेंड करी ना मैंने ऐसे ही। अब इसकी तरफ मैं मैग्नेट को ला रहा हूँ, ये देखिए ये, ठीक है। ये मैग्नेट का जो पैना सिरा है नॉर्थ है, सपोज ये मेरी पेंसिल का जो पैना सिरा है वो नॉर्थ है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनेंगे, अब इसकी इस मैग्नेट की मोशन का अपोज करेगा लूप। तो ये जो सामने वाला फेस दिख रहा है, ये वाला फेस जहाँ मैं पेन घुमा रहा हूँ, ये इस पर करंट कैसे फ्लो करना चाहिए, इधर से देखो, यदि मैग्नेट साइड से, ये ऑब्जर्वर मैग्नेट साइड ही खड़ा है ना, तो इसमें तरफ आ रहा है तो इसकी मोशन का अपोज होगा लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग। इसमें इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि इस मैग्नेट की मोशन का वो अपोज करेगा। तो फिर यहाँ से इस मैग्नेट की साइड से ये ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि इस लूप में जो करंट है इधर से वो कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे लगेगा उसको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, इधर से देख रहा है ऑब्जर्वर। तो कौन सी पोलैरिटी दिखेगी इसको, इधर नॉर्थ पोलैरिटी है ना। नॉर्थ पोल यहाँ आएगा, वो क्यों आएगा नॉर्थ, तभी होगा मैग्नेटिक मोशन का अपोज। नॉर्थ में क्या होती है, रिपल्शन होती है। तो ऑब्जर्वर यदि मैग्नेट की साइड खड़ा है तो उसको करंट इस लूप में कौन सी डायरेक्शन में दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझे बात मैंने, तो ये पूछा है कि डायरेक्शन इन विच द डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन द वायर लूप एंड द मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल। सो आपने इसमें आंसर ऐसे लिख देना कि जब मैग्नेट को मूव करेंगे, सो आप लिखेंगे मेरे साथ, व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स वायर लूप, कंडक्टर यही, देन इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट
इज प्रोड्यूस्ड इन द लूप, ठीक है। दिस करंट will oppose the motion of magnet, ठीक है। दिस करंट will oppose the motion of the magnet, ये तभी होगा जब therefore current in the loop will flow, therefore induced लिख लें यहाँ, therefore induced current in the loop will flow in anti-clockwise direction, when seen, देखा किधर से गया, मैग्नेट की साइड से, when seen from मैग्नेट्स साइड, मैग्नेट की तरफ से देखेंगे तो आपको करंट लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, और कोई बंदा इधर से देखेगा ना, इधर से दूसरी तरफ से, तो उसको क्या लगेगा, वही करंट क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक साइड से देखने से पूछ रहा है ये, तो यहाँ आपने एक्सप्लेन कर दिया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लूप में करंट फ्लो करेगा, तो ये लिखना है आपने। जब देखा गया, कहाँ से देखा गया, फ्रॉम मैग्नेट साइड, ओके, लगा पता। तो यदि मैग्नेटिक मोशन का अपोज होना है तो इधर इधर वाला जो फेस है इस लूप का मैग्नेटिक साइड, उस पर कौन सी पोलैरिटी आनी चाहिए, नॉर्थ, और बैक वाले पे इस तरफ जो है लेफ्ट साइड को साउथ, तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगी, रिपल्शन, तभी होगा अपोज मैग्नेट की मोशन का, ठीक है। तो इंड्यूस करंट कैसे फ्लो करेगा, फिर इधर से देख रहा है ऑब्जर्वर, तो नॉर्थ पोलैरिटी शो करेगा ये वाला लूप, तो नॉर्थ पोलैरिटी के लिए कैसा करंट बताया था मैंने, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये लगा पता। तो आपने ये लिख देना है, ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन, टुवर्ड्स है ये, ठीक है, टुवर्ड्स वायर लूप, ठीक है। इज मूव टुवर्ड्स द वायर लूप देन ड्यू टू चेंज, यहाँ थोड़ी सी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा अच्छी चीज़ बन जाए, तो यहाँ देन के बाद थोड़ा सा लिख लें, देन ड्यू टू क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस बढ़ेंगी इसकी इस लूप में, देन ड्यू टू क्या होगा, चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, देन ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये लिख लें एक शब्द, ड्यू टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, कॉमा लगाएंगे आगे, कॉमा, हाँ, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, एन, फिर आगे लिखा हुआ है, तो यहाँ एंट्री कर लें ये, देन के बाद एंट्री कर लें ये नीचे लिखा मैंने, ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ये वाली चीज़ आपने ऊपर लिख लेनी, कहाँ लिखनी है, यहाँ यहाँ लिख लें, एंड इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द लूप, पूरे नंबर मिलेंगे फिर, बढ़िया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, और अब थोड़ा सा काम रह गया है, देखते हैं अभी क्या है, ये है, देखिए ये हो गया, कौन सा हो गया भाई, ये हो गया शायद, है ना। सो यदि हम आगे बढ़ें तो इसको देख लेते हैं, ये ठीक है जी। देखिए ज़रा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन दी वायर इन दी डायरेक्शन बी टू ए, बी से ए की तरफ करंट डिक्रीज हो रहा है, रखें ध्यान, इसको समझने की कोशिश करें भी, इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेंज़ लॉ, ये सिंपल। व्हाट इज़ दी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दी मेटालिक लूप, इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी, ये क्वेश्चन जो इससे ऊपर रखा है, और ध्यान रखें इस तरफ को करंट डिक्रीजिंग है, इधर आई है वो डिक्रीजिंग है, ऐसे आई के साथ ऐसे लगा दें, डिक्रीज कर रहा है आई बी से ए की तरफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान लगाएंगे। तो यदि मैं ध्यान सुनना भाई, इस बी से ए की तरफ करंट डिक्रीज कर रहा है, तो आपको पता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इस पॉइंट के ऊपर इस रीजन में क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, देखो, करंट की डायरेक्शन में थंब कर देंगे, करंट की डायरेक्शन में कर दो थंब, और देखो फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, अंदर को जाएंगी फिंगर्स, कहाँ, लूप की तरफ। यदि आप फिंगर्स को देखें
तो देखो करंट की डायरेक्शन इधर है, तो लूप में जो फिंगर्स हैं वो देखो अंदर को जाएंगी तो टेंजेंट अंदर को जाएगा, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर को, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द लूप एंड इनवर्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट एंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। ठीक है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर को होगी मतलब क्या हो गया बोलने का, अंदर को क्या बताया था क्रॉस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंजीज लॉ, अब ध्यान से सुनना, ये है मेन चीज़। अब इस डिक्रीजिंग करंट की वजह से ये डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ। ठीक है, अब इस लूप में उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, चेंज इन फ्लक्स होने की वजह से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो चेंज इन फ्लक्स होगा, इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। अब इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि वो उस डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड का क्या करे, अपोज करे। तो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कैसे होगा, इसमें जो करंट ऐसे फ्लो करेगा कि उस करंट की वजह से जो फील्ड होगी, डिक्रीजिंग का अपोज करना है तो वो उसी डायरेक्शन में हो जानी चाहिए जिस तरफ ये है खुद। एक बार फिर, इस डिक्रीजिंग करंट है ना, इंक्रीजिंग नहीं है, रखें ध्यान, डिक्रीजिंग करंट की वजह से डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में एग्जिस्ट करेगी, उसकी वजह से इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। अब इंड्यूस करंट उस डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, तो अपोज करने के लिए इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो फील्ड होगी वो भी डिक्रीजिंग है, तो उसी में ऐड हो जानी चाहिए वो जिस तरफ ये है अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ ही इस इंड्यूस करंट को भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तभी अपोज होगा उस डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो फिर इसका मतलब इसमें करंट कैसे फ्लो करना चाहिए कि फील्ड अंदर को आए, तो लूप में करंट करना चाहिए फ्लो क्लॉकवाइज, ताकि थंब कहाँ जाए फिर अंदर को। तो ये देखो, अकॉर्डिंग टू लेंज़ी लॉ डायरेक्शन टू करंट द लूप विद द वायर इज क्लॉकवाइज। इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, क्लॉकवाइज, टू अपोज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। समझे बात मेरी। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर लिख लें। एक बार फिर बता देता हूँ, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, डिक्रीजिंग करंट की वजह से डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में एग्जिस्ट करेगी, उसकी वजह से इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होंगे। अब इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू लेंज़ीज लॉ कि वो उस डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। तो उस इंड्यूस करंट की वजह से इस लूप में, उस इंड्यूस करंट की वजह से जो इस लूप की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो फिर डिक्रीजिंग है वो अंदर को, तो उसी तरफ होनी चाहिए अंदर को ही। तो उस डिक्रीजिंग मैग्नेटिक अंदर को होने के लिए इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। ठीक है जी, आगे देखते हैं और बात करते हैं, इंक्रीजिंग वाला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये देखिए, ये देखो, ये इसको देखो, अब उसमें डिक्रीजिंग था ना करंट, इंक्रीजिंग वाला ये भी क्वेश्चन। ठीक है जी, सो यहाँ क्यों लिख लें क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द loop K L M N of radius R if straight wire we carry steady current of magnitude I amperes। स्टडी करंट का मतलब होता है फिक्स करंट। यदि पहले केस में बोल रहा है कि इस वायर में जो करंट है, जो PR वायर है, इसमें जो करंट है शुरू में वो 0 है, तो पहले केस में भाई करंट ही इस वायर में स्टडी है। तो करंट कैसा है, स्टडी का मतलब होता है एक फिक्स वैल्यू, चेंज नहीं हो रहा है, नॉट चेंजिंग, कांस्टेंट। करंट नॉट चेंजिंग, स्टडी का मतलब होता है यदि करंट चेंज नहीं हो रहा है तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, 0। समझे बात मेरी। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट, 0। इंड्यूस करंट भी क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट भी क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज इंड्यूस करंट हमेशा प्रोड्यूस होगा जब चेंजिंग बात होगी। तो इसमें तो करंट जो है वो तो स्टडी है, स्टडी का मतलब है यहाँ स्टडी होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं कर सकता कॉइल में, तो इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सो आपने यहाँ लिख देना कि हाँ, हेयर करंट इज स्टडी, देयरफॉर हेयर करंट इज स्टडी का मतलब नॉट चेंजिंग, देयरफॉर no induced EMF is produced in the coil, hence induced current क्या आ जाएगा,
no induced EMF is produced in the coil. हैंस इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा, जीरो। और दूसरे का जो आंसर है, लेट मी चेक, इसका आंसर यहाँ पे था शायद, तो कहीं से समझा देता हूँ यदि वहाँ मिलता है मेरे को। तो ये भी लिखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है, देखिए आंसर ध्यान लगाएंगे। ये देखिए जीरो, पहले केस में मैंने बता दिया कि स्टडी करंट, ये हो रहा था ये हेयर, करंट इज स्टडी मीन्स नॉट चेंजिंग, देयरफॉर नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, हेंस इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू जीरो। तो ये लिखा है, देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, दूसरे का आंसर देखिए। अब दूसरे वाला ध्यान से समझेंगे, क्योंकि पहले वाला हमने आपको बताया कि ऐसे थी, इससे पिछला जो क्वेश्चन था कि उसमें करंट इस तरफ डिक्रीज कर रहा था ये। सो इसमें जो करंट की डायरेक्शन आई थी वो क्लॉकवाइज आई थी, इंड्यूस्ड करंट की। अब इसमें उलट है, देखो, एंड नाउ करंट इज नॉट डिक्रीजिंग, इट इज नाउ इंक्रीजिंग। ध्यान से सुनेंगे आप। तो अब कैसी होगी करंट की डायरेक्शन, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, करंट इज नाउ करंट इज, ये तो पुराना क्वेश्चन था ना, उसमें क्लॉकवाइज आई थी, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है क्या, एंटी क्लॉकवाइज आएगी। अब आपने देखना है कि वो कैसे आएगी। ओके, सो शुरू करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आएगी इस लूप में, मतलब ऐसे आएगी, ऐसे क्यों आएगी, ये क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, सो राइट हैंड थंब रूल लगाइए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर पी आर एक्ट्स ऑन द लूप इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर एंड आउटवर्ड। तो इसमें सिंपल है, करंट की डायरेक्शन में यदि फिंगर्स को कर दें तो फिंगर्स जो हैं बेसिकली पॉइंट, ये जो लूप में है, लूप पे फिंगर्स आप करिए जरा, करंट की डायरेक्शन में करिए जरा थंब को, और देखिए जो लूप ऊपर की तरफ है, नीचे नहीं लूप, तो फिंगर्स बाहर की तरफ आएंगे निकल के। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पे, वो कैसे होगी, आउटवर्ड ये, और वो इंक्रीजिंग होगी, इंक्रीजिंग। चेंजिंग पे वर्ड यहाँ बड़ा जरूरी है ना, इंक्रीजिंग तो चाहिए, इंक्रीजिंग होगी वो। ठीक है, अब इस लूप में करंट इंड्यूस हो जाएगा, इस लूप में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इंड्यूस करंट इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करेगा। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, मेरी तरफ है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो इंक्रीजिंग चीज़ का विरोध कैसे होगा, उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डिक्रीज करना पड़ेगा, तो इस इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए वो होनी चाहिए इसके अपोजिट। मतलब इंड्यूस करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होनी चाहिए, इसके अपोजिट क्या हो सकता है, अंदर को। तो अंदर को फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इसमें जो करंट है वो किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, बोलिए। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना चाहिए, ऐसे मत कर देना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना चाहिए। किस तरफ चलना चाहिए, क्लॉकवाइज से, देखिए ऐसे क्लॉकवाइज चलना चाहिए इसमें करंट। ठीक है, तो ये नहीं कर देना कि वो जो डिक्रीजिंग था तो इंक्रीजिंग की वजह से ऐसे हो जाएगा, नो, ये देखिए ऐसे चलेगा करंट, इसमें भी करंट क्लॉकवाइज ही चलेगा, बिकॉज इस एरो ने तो फर्क डाल दिया। ये इसमें जो करंट है अब वो बेसिकली डिक्रीजिंग करंट नहीं है भाई, आई जो है वो बेसिकली इंक्रीज हो रहा है अब ये। तो इंक्रीजिंग करंट इस कॉइल में, इस लूप में भी कैसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और आउटवर्ड करेगा। ठीक है, अब इसमें इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस फील्ड का अपोज करेगी वो फील्ड। यदि उस फील्ड को अपोज करना है तो फिर ये तो आउटवर्ड है, तो फिर इंड्यूस करंट की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, इनवर्ड। इनवर्ड फील्ड प्रोड्यूस करनी है इसको, तो फिर थंब अंदर को जाना चाहिए। तो फिंगर्स देखो फिर कैसे होनी चाहिए, फिंगर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होनी चाहिए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करंट आएगा यदि इसको अपोज करना है, यदि इस इंड्यूस करंट को इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है। एक बार फिर सुन लीजिए, ये इंक्रीजिंग करंट इस लूप में इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ, हम देखो ऊपर मेरी तरफ ही आ रहा है। ठीक है, अब इस इंक्रीजिंग
मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही, इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही, इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट जो है वो उस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। अब इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कैसे होगा, उसको डिक्रीज कर दो तो उसका अपोज कैसे होगा, इसके अपोजिट फील्ड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी इस इंड्यूस करंट को। तो ये कहाँ थी, आउटवर्ड। तो इंड्यूस करंट इसमें ऐसे चलेगा कि उसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो वो इसका अपोज करे। तो अपोज करने के लिए वो फील्ड कहाँ होनी चाहिए, अंदर को। तो यदि फील्ड इस लूप में उस करंट की वजह से अंदर को चाहिए तो लूप में करंट को चलना पड़ेगा क्लॉकवाइज, तभी थंब अंदर को जाएगा। ये देखिए, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है जी। तो ये था, और फिर हम आगे क्लोज करते हैं फटाफट। ये देखिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। इसको देखो जरा लास्ट में, ये बताओ जरा, क्वेश्चन है भी, बताओ फिर किधर होगी डायरेक्शन इन दोनों में। क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट्स इन मेटल रिंग्स। दो रिंग्स हैं, 1 and 2 लाइंग इन द सेम प्लेन, एक ऊपर है बाहर से एक नीचे। फिर करंट आई इन द वायर इज इंक्रीजिंग स्टेडली, इंक्रीज कर रहा है करंट, ये रखे हैं, इंक्रीजिंग करंट है इस तरफ, लगाओ दिमाग। तो ये लीजिए इसका सोल्यूशन, ये आ गया। ठीक है, सो इसमें ध्यान से सुनेंगे अब। हाँ, तो इंक्रीजिंग करंट है, तो इस लूप में तो अभी समझाया आपको, इस लूप में इस इंक्रीजिंग करंट की वजह से जो फील्ड होगी इस रीजन में वो कैसी होगी, हाँ आउटवर्ड होगी, डॉट, और इंक्रीजिंग होगी। अब इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होंगे, उन्होंने इंड्यूस करंट को इसका अपोज करना है, तो इंड्यूस करंट को इसका अपोज करने के लिए फील्ड कैसी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, इसके अपोजिट। इसके अपोजिट मीन अंदर को, तो अंदर को प्रोड्यूस करनी है तो इसमें करंट कैसे चलना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो ऐसे आ जाएगा पहले, ठीक है। दूसरे में देखो, आप ऊपर को भूल जाओ, नीचे की तरफ देखो ना, ये कंडक्टर वही है, इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर वही है, लॉन्ग लेंथ का, और उसके नीचे एक और रिंग रखा हुआ कंडक्टिंग। अब इसमें कैसे करंट इंड्यूस होगा, बिकॉज इसकी पोजीशन चेंज हो गई। अब जैसे ऊपर वाले के लिए किया तो ये अब नीचे है, तो अब फिर करंट, हाँ करंट इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, वो वैसे ही है। तो इधर जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये वाला करंट, तो ये डॉट नहीं होगी, अब कैसे होगी बोलो, क्रॉस। क्रॉस मीन अंदर को होगी, ठीक है। अब इसमें इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होंगे वो इस फील्ड को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो वो इंड्यूस करंट की वजह से फील्ड होगी वो कहाँ होनी चाहिए, बाहर को। तो बाहर को यदि फील्ड होनी चाहिए तो करंट को चलना पड़ेगा कैसे, करंट उधर जा रहा है तो करंट को चलना चाहिए इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। एक बार फिर सुन लो, हाँ, इस करंट, इंक्रीजिंग करंट की वजह से इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कहाँ आएगी, अंदर को आएगी बाहर को आएगी, ये सोचिए आप पहले। करंट उधर है, हो जाएगी अंदर को, ठीक है। इसकी वजह से जाएगी बाहर को, हाँ ऊपर वाले में कहाँ जाएगी, ऊपर वाले में जाएगी इसमें बाहर को, ठीक है। और इसमें जाएगी अंदर को, ठीक है। इंक्रीजिंग है अंदर को, तो अंदर वाली का विरोध करना है तो फिर इसको इंड्यूस करंट को जो फील्ड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी वो बाहर को करनी पड़ेगी। तो बाहर को करनी है तो फिर करंट जो है इसमें वो कैसे होना चाहिए, आंसर ठीक लिखा है। चलिए, डायरेक्शन इंड्यूस करंट इन रिंग इज क्लॉकवाइज, वो तो हमने कर लिया, ठीक है। इंड्यूस करंट अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द रिंग में ड्यू टू करंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द लूप एंड आउटवर्ड, ठीक है। आउटवर्ड ही यस, इसमें आउटवर्ड ही है, देखिए, ठीक है। देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट इन रिंग 1 इज क्लॉकवाइज, आउटवर्ड का अपोज करना है तो अंदर को, ठीक है। सो एज टू अपोज द इंक्रीज इन मैग्नेटिक, बिल्कुल ठीक। इन केस ऑफ रिंग 2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट आई इज परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द लूप एंड इनवर्ड, इसमें इनवर्ड है, ठीक है। सो द इंड्यूस करंट इन द रिंग इज एंटी क्लॉकवाइज टू अपोज द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें जो इंड्यूस करंट, यदि ये फील्ड अंदर को है, ये फील्ड अंदर को है ना, ये वाली जो फील्ड है, ये वाली, ये इसके इंक्रीजिंग करंट की वजह से इंक्रीजिंग फील्ड है, अंदर को है। तो अब इसमें इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस होंगे, इसमें इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि वो इस अंदर वाली फील्ड का अपोज करे। वो अंदर को बढ़ रही है, बढ़ती हुई चीज़ का अपोज कैसे होगा, उसके अपोजिट फील्ड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी इंड्यूस करंट को।
तो फील्ड कहाँ प्रोड्यूस करनी पड़ेगी उसको, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड यदि फील्ड प्रोड्यूस करनी है तो फिर इस लूप में करंट कैसे चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ गलत कर दिया इसने ये, ठीक है। तो जो करंट है बेसिकली ये इसमें कैसे चलना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, समझे। तो यहाँ चेंज कर लें थोड़ा सा, गलत है ये, ठीक कर लें। ये लीजिए ठीक कर दिया मैंने, ठीक है। इस तरफ करंट एंटी क्लॉकवाइज है, देखो करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तभी फील्ड बाहर की तरफ आएगी, मेरी तरफ। ये देखो अंगूठा मेरी तरफ जा रहा है मेरा, देखो, तभी फील्ड बाहर की तरफ आएगी। तो इस लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, और ऊपर वाले में क्या होगा बोलो, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये फर्क, देखिए क्लॉकवाइज दिख रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ऐसे है यार, वैसे, ठीक है जी। सो एक बार फिर बता देता हूँ, जल्दी से सुन लें और क्लोज करते हैं। फिर इंक्रीजिंग करंट की वजह, ऊपर की बात करते हैं। इंक्रीजिंग करंट की वजह से इस लूप में जो फील्ड होगी वो आउटवार्ड होगी, है ना, ठीक है। वो इंक्रीजिंग होगी लेकिन आउटवार्ड होगी, उसकी वजह से इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस करंट इस फील्ड का अपोज करेगा, अपोज करेगा तो उस इंड्यूस करंट का जो फील्ड है वो कहाँ प्रोड्यूस करनी चाहिए, इनवर्ड। तो इनवर्ड फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इस लूप में उस इंड्यूस करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, तभी अंदर को जाएगा। देखो फिंगर्स को कर्ल करेंगे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में तो थंब कहाँ जाएगा, अंदर को जाएगा, ठीक है। मेरे से अभी जाएगा, देख लो मेरे से दूर जा रहा है, देखो ये देखो, ठीक है। और नीचे की तरफ चलें तो क्या होगा, देखिए ध्यान सुनेंगे। इंक्रीजिंग फील्ड है इस तरफ, इंक्रीजिंग करंट है इस तरफ, तो इसमें भी इस रीजन में इंक्रीजिंग फील्ड प्रोड्यूस होगी, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कहाँ होगी उसकी, आउटवर्ड, ठीक है। अब आउटवर्ड इंक्रीजिंग है, इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट। अब उस इंड्यूस्ड करंट को इस लूप में ऐसे चलना पड़ेगा कि वो इसका अपोज करे। तो इसका अपोज कैसे होगा, उसको इंड्यूस करंट को फील्ड इसके अपोजिट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अपोजिट मीन्स डॉट फील्ड। तो डॉट फील्ड के लिए फिंगर्स को कहाँ कर्ल करें, एंटी क्लॉकवाइज, तभी आउटवर्ड फील्ड आएगी। आउटवर्ड मीन मेरी तरफ है, देखो अब थंब कहाँ जा रहा है, देखो मेरी तरफ जा रहा है, देखो ये देखो मेरी आँख की तरफ जा रहा है। तो फिंगर्स कहाँ कर लूँ, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ करंट एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ करंट क्लॉकवाइज। एक ये है, इसमें आप खुद कर सकते हैं अब। सो ये था, कहाँ गया, ये है। So a bar magnet is moved in the direction indicated by an arrow between two coils। ठीक है, बार मैग्नेट इधर जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ईच कॉइल। बड़े ध्यान से सुनो, तो कई बार करवा दिया आपको। अब ये मैग्नेट की मोशन का अपोज करेंगी कॉइल्स, ठीक है। जब इससे दूर जा रहा है तो ये कॉइल चाहेगी कि तू मेरी तरफ आ, तो मेरी तरफ आने के लिए यहाँ कौन सी प्लेट शो करनी पड़ेगी इसको, एस, तभी एन एस में क्या हो गया, अट्रैक्शन। और ये इसकी तरफ जा रहा है, इस कॉइल की तरफ, देखो तरफ जा रहा है, तो ये इसकी मोशन को रोकेगी, रोकेगी तो यहाँ कौन सी पोलैरिटी आनी चाहिए, यहाँ भी साउथ। साउथ साउथ में क्या होगी, रिपल्शन, ठीक है। तो अब यदि ऑब्जर्वर, हाँ कहाँ से देख रहा है, यदि ऑब्जर्वर मैग्नेट के पास ही खड़ा है, इस तरफ भी देख रहा है, तो उसको करंट लगेगा इधर क्लॉकवाइज, और इस तरफ भी देख रहा है तो भी उसको इधर से करंट क्या लगेगा, क्लॉकवाइज। समझे बात मेरी, दोनों में क्या लगेगा, क्लॉकवाइज। जब मैग्नेट की तरफ से ऑब्जर्वर देखेगा दोनों में, बड़ा सिंपल है। देखो भाई, इस कॉइल में, इस कॉइल से मैग्नेट अपोज आ रहा है, तो मैग्नेट की मोशन का कॉइल अपोज करेगी, इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग ये मैग्नेट की मोशन को अपोज करेगी। अपोज करने के लिए तो इससे दूर जा रहा है, तो कौन सा पोल है इधर, नॉर्थ। तो अपोज करने के लिए इसको खींचना पड़ेगा इसको अपनी तरफ, तो यहाँ कौन सी पोलैरिटी शो करेगी, कॉइल साउथ। और इस कॉइल को देखो, इसको इसकी तो तरफ जा रहा है ये, यदि इसकी तरफ जा रहा है तो फिर कौन सा पोल है, साउथ।
तो फिर यहाँ कौन सी पोलैरिटी शो करेगी, कॉइल साउथ। क्यों, साउथ साउथ में रिपल्शन होगी, तभी होगा इसकी मोशन का अपोज, तभी होगा इसकी मोशन का विरोध। ठीक है, और ऑब्जर्वर यहीं खड़ा है मैग्नेट के पास, दोनों एक, पहले उसने इस तरफ देखा तो इस तरफ साउथ पोलैरिटी शो करी थी कॉइल ने, तो साउथ पोलैरिटी मीन्स कौन सी डायरेक्शन करंट की, इस फेस पे क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज समझेंगे ना। और इस फेस पे फिर उसने इस तरफ देखा तो इस तरफ भी पोलैरिटी साउथ ही थी, तो साउथ पोलैरिटी में इस फेस पे उसको कैसे लगेगा करंट, क्लॉकवाइज, और इस फेस पे भी उसको कैसे लगेगा करंट, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पे। सो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ओके देन, बाय बाय।